नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी सबके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस लेजेंड की बात करेंगे जिसने भारतीय सिनेमा को ये बताया कि पर्दे पर असली ही मैन कैसा दिखता है। एक ऐसा लड़का जो पंजाब के छोटे से गांव से निकला और मीलों पैदल चलकर सिर्फ फिल्में देखने जाया करता था और फिर एक दिन मुंबई आकर बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनकर भी उसने दुनिया को दिखा दिया। आज की कहानी है धर्म सिंह देओल की, जिन्होंने दुनिया में धर्मेंद्र के नाम से ख्याति हासिल की। एक ऐसी कहानी जिसमें बेइंतहा प्यार है, कई सालों का कड़ा संघर्ष है, बड़े विवाद हैं और एक ऐसा अंत है जिसने पूरी देश की आंखों को नम कर दिया। चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी उनके बचपन के सफर से। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के लुधियाना जिले का एक छोटा सा गांव नसराली, यहीं एक जाट सिख परिवार में धर्मेंद्र का जन्म हुआ था। उनके पिता केवल किशन देओल एक स्कूल में हेडमास्टर थे और अनुशासन को बहुत मानते थे, लेकिन धर्मेंद्र का मन पढ़ाई में कम और फिल्मों में ज्यादा लगता था। बचपन से ही उन पर सिनेमा का कुमार बनने का भूत सवार था और साथ ही वो सुरैया और दिलीप कुमार की फिल्में देखने के लिए कई मीलों का सफर तय किया करते थे। उस दौर में सिनेमा देखना इतना आसान नहीं था, लेकिन धर्मेंद्र के सपनों की उड़ान तो शुरू हो चुकी थी, फिर उन्हें कौन रोक सकता था। युवावस्था तक आते आते उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें एक्टर ही बनना है, लेकिन उनके पिता इस बात के सख्त खिलाफ थे। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर 1954 में जब धर्मेंद्र मात्र 19 वर्ष के थे, उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई। इतनी कम उम्र में पति और फिर पिता बनने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, लेकिन एक्टिंग बनने का कीड़ा उनके दिमाग से नहीं निकला। किस्मत ने करवट तो तब ली जब फिल्म मेकर मैगजीन ने एक नेशनल टैलेंट हंट का आयोजन किया। धर्मेंद्र ने अपनी तस्वीरें भेजी और इस टैलेंट हंट के विजेता भी बन गए। ये जीत उनकी मुंबई तक का जाने का टिकट बनकर सामने आई थी, लेकिन क्या मुंबई आते ही उन्हें स्टारडम मिल गया था? बिल्कुल नहीं। मुंबई के शुरुआती दिन धर्मेंद्र के लिए बेहद कष्टदायक थे। टैलेंट हंट जीतने के बावजूद भी कोई डायरेक्टर ने उन्हें काम देने के लिए हामी नहीं भरी। कई लोगों ने तो उनके मुंह पर कह दिया था कि तुम पहलवान लगते हो, एक्टर नहीं, वापस पंजाब लौट जाओ और कुश्ती करो। उस दौरान गुजारा करने के लिए धर्मेंद्र को एक अमेरिकन रीलिंग कंपनी में काम करना पड़ा। कई रात उन्होंने चने खाकर और कई बार बिना खाना खाए ही गुजारी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्हें बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने के लिए ब्रेक मिला। फिल्म बहुत बड़ी हिट तो नहीं रही, लेकिन लोगों ने इस हैंडसम नौजवान को नोटिस करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद उन्होंने बंदिनी और सूरत और सीरत जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1966 में। फिल्म का नाम था फूल और पत्थर और उनके साथ थी उस दौर की सबसे बड़ी एक्ट्रेस मानी जाने वाली मीना कुमारी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक रफ टफ लेकिन अच्छे दिल वाले गुंडे का किरदार निभाया था। जब उन्होंने पर्दे पर अपनी शर्ट उतारी तो पूरे देश की फिटनेस उनको देखकर हैरान हो गई थी। हर कोई उनका दीवाना हो गया और रातों रात धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही मैन बनकर सामने आ गए थे। इसके बाद तो जैसे धर्मेंद्र के नाम का जादू चलने लगा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, चाहे वो चुपके चुपके की शानदार कॉमेडी हो या सीता और गीता का चुलबुला अंदाज हो या फिर प्रतिज्ञा और यादों की बारात का एक्शन। धर्मेंद्र ने साबित कर दिया था कि वो हर किरदार में अपनी मेहनत से जान फूंक सकते हैं। फिर आया साल 1975। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म शोले रिलीज हुई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ उनका वीरू का किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया था। टंकी पर चढ़कर मौसी से बसंती का हाथ मांगना हो या फिर दुश्मनों को गोलियों से भूनना हो, धर्मेंद्र ने वो जादू चलाया कि आज भी लोगों के सर पर चढ़कर वो जादू बोलता है। अपने करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना डायलॉग आज भी उतना ही मशहूर है जितने धर्मेंद्र खुद मशहूर हैं। लेकिन जहां उनके करियर का ग्राफ आसमान छू रहा था, वहीं उनकी निजी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ रहा था।
धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे थे, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। लेकिन फिल्मों में काम करने के दौरान उनका दिल उस दौर की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आकर अटक गया था। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में की और इसी दौरान उनका प्यार भी परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से मोहब्बत करने लगे। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने बहुत सारे जतन किए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और वह प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से काफी विवाद भी हुआ। आखिरकार 1980 में प्यार की खातिर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया ताकि उनकी शादी को कानूनी मान्यता मिल सके। इस शादी ने उस वक्त मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोरी थी। कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी। हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हुई जिनके नाम हैं ईशा देओल और आहाना देओल। ईशा को आपने कई मूवीज में देखा भी होगा। कुछ समय तक वो बहुत चर्चित रही थी। ये बात अलग है कि वो हेमा की तरह नाम नहीं बटोर पाई। इतनी शोहरत और प्यार के बीच धर्मेंद्र की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए। अत्यधिक सफलता और काम के प्रेशर के बीच एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें शराब की लत लग गई। इसका असर उनके स्वास्थ्य और उनके करियर दोनों पर पड़ा। 90 के दशक में उनकी फिल्मों की सफलता का ग्राफ गिरने लगा, लेकिन एक सच्चे फाइटर की तरह उन्होंने अपनी इस लत पर काबू पाया और खुद को दोबारा संभाला और वापस सब लोगों के दिलों में छाने लगे। 2004 में उन्होंने एक नई दिशा में कदम रखा और राजनीति में एंट्री ली। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सांसद चुने गए। हालांकि 5 साल तक सांसद रहने के बाद उन्होंने खुद स्वीकार किया कि राजनीति उनके बस की बात नहीं और उनका दिल हमेशा सिनेमा और खेतों में ही लगता है। अपने जीवन के आखिरी कुछ दशकों में धर्मेंद्र ने कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिया। 2007 में अपने और उसके बाद यमला पगला दीवाना सीरीज में उन्होंने अपने बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ शानदार वापसी की थी। लोगों ने उन्हें एक पिता और एक कॉमेडियन के रूप में फिर से बहुत प्यार दिया था। यहाँ तक कि अपने आखिरी कुछ सालों में भी वो पर्दे पर सक्रिय रहे। 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने साबित कर दिया कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन उसकी दहाड़ कभी भी कम नहीं हो सकती है। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत जरूर होता है, भले ही वो लोगों को हंसा दे या फिर लोगों की आंखों में आंसू दे दे। 2025 के अंत तक आते आते बढ़ती उम्र के कारण धर्मेंद्र की सेहत काफी बिगड़ने लगी थी। उन्हें कई उम्र संबंधी बीमारियों ने घेर लिया था। नवंबर 2025 में जब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरे देश में उनके फैंस ने उनके ठीक होने की दुआएं मांगी, लेकिन 24 नवंबर 2025 की मनहूस सुबह आई जब इस महान सितारे ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। 89 साल की उम्र में बॉलीवुड के ही मैन दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा मुंबई शहर सड़कों पर उतर आया था। बड़े बड़े सुपरस्टार से लेकर आम जनता तक सबकी आंखें नम थी। भारतीय सिनेमा में उनके अविश्वसनीय योगदान को देखते हुए जहां 2012 में उन्हें पद्म भूषण मिला था, वहीं 2026 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो पर्दे पर जितने आक्रामक और ताकतवर दिखते थे, असल जिंदगी में वो उतने ही भावुक, विनम्र और जमीन से जुड़े रहने वाले इंसान थे। उन्होंने कभी खुद को बड़ा स्टार नहीं माना, वो हमेशा खुद को बस पंजाब का एक साधारण किसान कहते थे। 300 से ज्यादा फिल्में, 6 दशकों से ज्यादा लाजवाब सफर और करोड़ों लोगों का प्यार। धर्मपाजी आज भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन शोले के वीरू और बॉलीवुड के असली ही मैन के रूप में वो आगे आने वाली कई सदियों तक हमारे दिलों में हमेशा ही राज करते रहेंगे। बायोग्राफी सबकी के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको धर्मेंद्र जी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नई हस्ती की कहानी के साथ। अगर आप किसी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करके जरूर उस शख्सियत का नाम बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहें। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे चैनल के ज़रिए हम हर मशहूर हस्ती की बायोग्राफी आपके लिए लेकर आएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हो या फिर म्यूज़िक से या बॉलीवुड से या पॉलिटिक्स से, किसी भी क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ हो। अगर आप भी किसी गुमनाम या खो चुके सितारे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। मैं ज्योत्सना फिर मिलूंगी आपसे एक नई बायोग्राफी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए।